स्वागत है आपका जनजन संवाद में। मैं नीतीश शर्मा। आज हम आए हैं गांव हमला खेड़ी में, आगर जिले में पड़ता है ये गांव। और आज हम एक बहुत ही अनुभवी किसान से मिलेंगे जो परंपरागत किसान नहीं है, जो किसान बने हैं अपनी रुचि के हिसाब से। इन्होंने फार्मा में इनकी सेवा दी है, मेडिकल स्टोर चलाया है। उसके बाद इनकी रुचि थी फार्मिंग की तरफ, तो ये फार्मिंग की तरफ आए। इन्होंने ये कोई आम किसान नहीं है, इन्होंने बीए किया है। उसके बाद हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद इनकी रुचि थी फार्मिंग को कुछ अलग करने की, कुछ अलग स्थापित करने की, और उन्होंने आज वो सपना साकार किया है। सर, स्वागत है आपका जनजन संवाद में। नमस्ते, धन्यवाद। सर, आपका कुछ परिचय दीजिए। हाँ, मैं दिलीप सिंह पंवार, ये ग्राम हमला खेड़ी आगर मालवा, और मैं पिछले 2013 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। कृषि विभाग ने मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा था जी, भोपाल प्राकृतिक खेती की जी। 5 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। तो वहाँ से ट्रेनिंग करने के आने के बाद मैंने यहाँ शुरू कर दिया। सर, ये आपकी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में रुचि कैसे जागी? रासायनिक खेती को छोड़ के इसके प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ा? ये रुझान इसलिए बढ़ा कि अब मैं खुद कीटनाशक ला के डाल रहा था जी, और मुझे खुद लग रहा था कि अपन ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ। और जैविक खेती के विषय में मुझे जानकारी इकट्ठी हुई मिली। जैसे सायापुर में मेला लगा था, हाँ। वहाँ जानकारी मिली। फिर भोपाल में ट्रेनिंग करके आया। उसके बाद तो लगा कि अब अपने को बदलना चाहिए, इसलिए मैंने जैविक शुरू कर दिया। तो सर, ये जो पीरियड होता है ट्रांसफर करने का, जो आप चेंज करते हैं, जैसे रासायनिक से जैविक करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एकदम से अगर हम जैविक करते हैं, हाँ, तो वो आपको परिणाम नहीं मिलते। तो मैंने क्या किया कि जैसे 25% रासायनिक कम कर दिया और जैविक शुरू कर दिया। हाँ, एक ट्रायल के तौर पर। हाँ, ट्रायल के तौर पर। जैसे हम यूरिया 50 किलो बीघा डाल रहे थे पहले, है ना, फिर हमने उसको 35 किलो करा। फिर अगले साल हमने उसको 25 किलो कर दिया। और अभी वर्तमान में वहाँ कुएं पे भी हमने जैविक चालू करा। अभी हम 12 किलो गेहूं में यूरिया दे रहे हैं और उत्पादन उतना ही है। अच्छा। तो मैं धीरे धीरे रासायनिक कम करता गया और इसको बढ़ाता गया। तो मुझे लगभग 3 से 4-5 साल मुझे लगे जी, इससे जब परिणाम मिलने में। सर, एक बात जो या भ्रम है या फिर वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है, कि मैं आपसे जानना चाहूंगा। लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर जैविक खेती करेंगे तो उत्पादन कम आएगा, तो सर इसमें कुछ सत्यता है? उत्पादन जैसे एकदम से अगर अपन ने बंद कर दिया, आपने रासायनिक एकदम से बंद कर दिया, जैसे मैं एक आदमी को दारू पीने के आए थे, उसको भांग की गोली देंगे तो क्या लगेगा जी, उसको असर नहीं करेगा। हमारी जमीन आधी होगी, है ना। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे इसमें जीव तत्व धीरे धीरे बढ़ाते जाए और रासायनिक कम करते जाए। तो ऐसे 2 से 3 साल 5 साल में हम बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। एकदम से नहीं होगा ये। पर 3 साल 4 साल का अगर आपने समय दे दिया, तो फिर वो जो रासायनिक से उत्पादन आ रहा है वो जैविक से आएगा? मैं बताऊंगा आपको जी। जैसे 25% हमने कम किया जी, है ना, 25% बढ़ाया, तो उत्पादन तो उतना ही रहा जी, है ना। फिर अपन ने और बढ़ाया अगली बार, तो उत्पादन कम नहीं हुआ, उत्पादन वही कोई चलता रहा और धीरे धीरे मुझसे बाहर आ गए और अपना खर्चा भी कम हो गया। खर्चा भी कम हो गया, अब तो बहुत ही कम है, बाजार से नहीं मिला। आप चल के देखते हैं जी। ये जब आपने शुरू किया तो आपको किन किन समस्या को सामना करना पड़ा 2-3-4 सालों जो शुरुआती साल थे आपके? हाँ, शुरुआती साल जो थे उसमें जो परेशानी आई जी, एक तो जैसे खरपतवार है, उसकी दिक्कतें आई जी, है ना, वो दवाई की वो मरता नहीं है, है ना। और इसके अलावा जैसे गौमूत्र है ना, एकदम शुरू करो, गौमूत्र है वो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा पहले जी, जैविक में। वो गौमूत्र और गाय का गोबर ये महत्वपूर्ण है, तो वो पहले इकट्ठा करना पड़ेगा जी। और इसके अलावा अपने को बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अंतर्वर्ती फसल लेना पड़ेगी। अगर आप एकल फसल लेंगे, कोई भी एक फसल जी, तो उसमें जैविक प्राकृतिक में आपको वो नहीं बनेगा वातावरण। अच्छा। क्योंकि जैसे ये अरहर है, इसके बीच में हमने सोयाबीन लिया, तो अरहर के ऊपर चिड़िया बैठी और सोयाबीन की इल्ली खा जाएगी। हाँ, अच्छा। और अरहर के बीच में अगर हम 2 दल वाली फसलें जो होती है, जैसे अरहर है, दाल वाली फसलें, उनकी जड़ों में नाइट्रोजन की गठान होती है जी, राइजोबियम की। जैसे चने में होती है, तना खोलते हैं अपन तो वो हवा से जी नाइट्रोजन ले लेती है। तो इसमें क्या है, जैसे अरहर है जी,
इसके पास में एक दाने वाली जो फसल लगाएंगे, हाँ, जैसे उसको मिल जाएगा। सोयाबीन हो गया, हाँ उदाहरण के तौर पे। सोयाबीन के अंदर तो है, हाँ, लेकिन इसे मान लो अपने गेहूं लगा दिया जी, बीच में अब, हाँ, है ना, तो वो गेहूं को ये नाइट्रोजन देगा। अच्छा, उसकी जड़ उसका पोषक तत्व उसमें काम देगा। दोनों फसलें एक दूसरे को सहयोग करेगी और ये कीट प्रबंधन होगा इससे। अच्छा। और बहुत सारी बीच वाली फसल में कीटों की समस्या कम होगी। सर ये हम देख रहे हैं ये मोरिंगा, ये सर ये कौन सी वैरायटी सर ये मोरिंगा? ये PKM01, ये 6 महीने में फलियां देना शुरू कर देता है। 6 महीने में? हाँ। और सर इसके पौधा इतने बड़ा होगा कि इससे बड़ा होगा? ये क्या है कि मैंने मेड़ पे लगाया जी, तो चिड़िया के लिए मैंने इसकी कटिंग नहीं करी जी। यदि हम इसको काट देते हैं, हाँ, है ना, जैसे मैं बताऊँ आपको कि हमने इसको कटिंग कर दी, तो ये देखो कितनी फलियां आ गई, हाँ, है ना, ये जी गुच्छों में आ गई। तो इसके क्या कटिंग करना पड़ती है, 2 फीट 6 काट दो जी, फिर बड़ा होगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा और फल भी ज्यादा मिलेंगे। सर इसको किसान किस तरह से अपनी कमाई का साधन बना सकता है इस मोरिंगा? इसको मेड़ पे लगा सकते हैं हम जी, मेड़ पे लगा दें तो आराम से अब इसका एक तो एक आपका जैव विविधता बनेगी, पक्षी आएंगे, हाँ, कीट पतंग आएंगे, है ना, और इससे ना आप इसके पत्तियां गिरेंगी आपके खेत में, हाँ, है ना, पोषक तत्व मिल, है ना, और फलियां बेच सकते हैं हम, इसकी पत्तियां बेच सकते हैं। पत्तियां भी बिकती है इसकी? पत्तियां बिकती, जड़ें बिकती इसकी। सर क्या रेट रहता है आप? अभी हम तो 120 रुपए किलो तक बेची हमने। अच्छा, पत्तियां? हाँ, वही इसकी जड़ें ये मतलब फलियां, हरी फलियां हमने पूरी 16,000 की बेच दी है। अच्छा, हाँ, मेड़ पे जो लगे, जो मेड़ पे लगी थी उसका आपने 16,000 की बेची है। और इसका बीज जैसे ये बीज के लिए हमने इस साल बीज के लिए रखी, ये बीज के लिए रखी है, बीज के लिए हमने तोड़ा नहीं है इसमें से। अच्छा, अब इसका बीज में उपयोग। तो ये सर कब तक तैयार हो जाएगा इसका बीज? ये 1 महीने में तैयार हो जाएगा तैयार। सर किसी किसान बंधु को अगर चाहिए मोरिंगा की ये जो वैरायटी तो आप उपलब्ध करा सकते? बिल्कुल करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे और पूरी जानकारी दे दूंगा आपको कि कैसे लगाना है, क्या करना है, बीज से लेके बाजार तक की पूरी जानकारी अपन दे देंगे हमको। सर यदि कोई किसान प्रशिक्षण लेना चाहे कि वो अगर चाहे कि मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से सीखना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल आप यहाँ आके मैं बिल्कुल बता दूंगा जी, है ना, बिल्कुल। सर आप कुछ किसान इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं वहाँ आके बता दूंगा। अच्छा सर, अपनी जो वार्तालाप हुई उसमें आपने 1-2 बार जिक्र करा पशु पक्षियों का, चिड़िया का, तो ये चिड़िया क्या रोल अदा करती है इस खेती में, फार्मिंग? चिड़िया वो इल्लियाँ खाती है। अच्छा, हाँ, वो जो कीट आते हैं, कीट जो रखती है ना, जैसे अरहर है, हाँ, इसमें पिछली बार भी इल्ली लगी थी, हाँ, तो चिड़िया का करके सारी इल्ली खा जाएगी इसको। अच्छा, और जो बीज की फसल है उसकी इल्लियाँ भी खा जाएगी। हाँ, हाँ, तो स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कीट नियंत्रण आपका वैसे हो जाएगा। और हम गाय के गोबर में जो आपका जो फफूंदनाशक आपका ट्राइकोडर्मा है या दूसरे जो गाय के गोबर में 100 तरह के वैज्ञानिकों ने फफूंदनाशक बताए हैं, 100 तरह की जो है, हाँ, एंटी फंगल है, हाँ, तो वो क्या है कि वो गोबर हम घोल के देते हैं, हम जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत में क्या है कि 200 लीटर पानी में 5 किलो गाय का गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 1 किलो पीपल के नीचे या बड़ के नीचे की मिट्टी, वो जीवाणु वाली होती है, हाँ, उसको हम घोलते हैं और रोज हिलाते हैं, 24 घंटे बाद वो तैयार हो जाता है। अच्छा। उसको हम पानी के साथ खेत में रहते हैं, तो पूरा पोषण है, वो पूरा खाद का भी काम करेगा और आपका कीट और सारी चीजें जमीन के जो फफूंद भी नहीं लगेगी। सर ये गाय का गोमूत्र ही जरूरी है, मतलब इसके अलावा किसी और गोमूत्र में क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है जी, है ना जी, और ये कीटनाशक का काम भी करता है। अच्छा, तो पोषण भी मिलेगा और कीट भी है, तो गोमूत्र तो बहुत गुणकारी है। तो गाय का गोबर है वो आपका फफूंदनाशक का काम करेगा। तो मतलब ताजा गोबर भैंस का हो तो भैंस का भी चलेगा, भैंस का चलेगा। मैं तो गाय का और भैंस का सब मिक्स करके ले रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो गोबर में भी। और अच्छा, गोमूत्र मैंने कैसे इकट्ठा करा मैं बताऊँ आपको। जैसे बहुत सारे शुरू करते हैं, हाँ, तो गोमूत्र नहीं मिलता, आदमी इकट्ठा नहीं कर पाता, तो मेरे यहाँ गांव में गाय है जो गरीब किसान है उनके पास, हाँ, तो मैं 15 लीटर की डब्बी लेता हूँ, वो बच्चे भर देते हैं, हाँ, गोई इकट्ठा करके, हाँ, तो वो 50 रुपए उनको मैं दे देता हूँ। हाँ, तो उनका भी बाजार में 15 रुपए लीटर मिलता है, मेरे को 15 लीटर 50 रुपए मिल जाता है। सही बात, तो उनका भी फायदा हो गया। हाँ, और 300 लीटर इकट्ठा कर रखा है जी। तो इसमें अगर आप जैविक या प्राकृतिक करते हैं तो आपका गोमूत्र पहले इकट्ठा होना जरूरी है। प्राकृतिक खेती में गाय होना जरूरी है, गाय होना जरूरी है।
सर यदि सारे भारत में जितने भी किसान हैं अगर वो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने लग जाए तो क्या ये भारत की अन्न पूर्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपका असम पूरा जैविक हो गया जी। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं? वो उत्पादन देख लो आप, ये फलियां देख लो, हाँ है ना, उत्पादन पूरा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। सर चले हम बाहर देखने आप। हाँ। सर ये क्या है? सर ये सौंफ है। ये सौंफ है। हाँ निकल जाऊं सर? हाँ आ जाओ आ जाओ। ये सौंफ है। तो सर ये कितने दिन की हुई? ये अभी 2 महीने, हाँ 2-2.5 महीने हो गए। अच्छा। ये तो 4 से 5 महीने की फसल है। इसका क्या है कि सौंफ बिक जाएगी और ये जो भूसा निकलेगा ना, हाँ हाँ, मशीन में जी, वो भूसा भी बिक जाएगा। भूसा भी बिक जाएगा इसका। हाँ। तो सर ये गर्मी में हो सकती है, मतलब गर्मी में अगर पानी है आपके पास तो लगा सकते हैं? नहीं गर्मी में नहीं होगी, ये अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। इसका सही समय था अक्टूबर नवंबर का। अच्छा, मैं गेहूं के टाइम पे लगा। हाँ लंबी फसल है ये। अच्छा, लगा सकते हैं और ये अपने नीमच मंडी में बिक जाएगी जी। हाँ और ये 5 साल वाली वैरायटी है। अच्छा। हाँ इसको है ना, हाँ? यहाँ से काट दो जी तो ये साल में 2 बार फल देगी और 5 साल तक इससे हम फलियां उत्पादन ले सकते हैं। तो 5 साल में सर उत्पादन इसका सेम ही रहेगा कि घटता बढ़ता है? अब देखो मैं तो अभी इस साल लगाई हूँ और मैं 5 साल नहीं लगा रहा हूँ जी, मैं तो सिर्फ 1 साल इसका उत्पादन दूंगा। हाँ सर इसकी वेरायटी आप बता देंगे तो? ये कुदरत 3। कुदरत 3, हाँ ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में, हाँ शायद, हाँ वहाँ पे वो है एक सूर्य प्रकाश जी है जी, उन्होंने विकसित की है, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। अच्छा। क्या तो कीट तो इनमें लगती, कीट तो कितना भी कर लो जी लगती ही लगती है। क्या सर मैं आपसे एक जानकारी ये चाह रहा था कि लोग आज के जो गांव में हैं वो चाहते हैं कि वो कहीं बाजार की तरफ या शहर की तरफ जाएं, कुछ काम ढूंढे ऐसा कि 10,000 15,000 मंथली इनकम हो। एक कृषि क्या है कि 6 महीने में एक बार पैसा आता है आदमी के पास और वो भी प्रकृति के ऊपर निर्भर है। ज्यादा पानी गिर गया, ओले गिर गए, कम पानी गिर गया तो किसान जो है वो त्रस्त है इससे कि नहीं खेती का अगर कुछ दूसरा उपाय मिल जाए। और आप शहर छोड़ के, नौकरी छोड़ के खेती कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मेरा मतलब ये है कि अगर किसान चाहे जी तो खेती, जो पशु जो खेती का आधार है जी, अगर आपका पशु है तो किसान चाहे तो, जैसे मान लो कम जमीन है, अगर पशु है उनके पास तो वो वर्मी कंपोस्ट खाद बना के बेच सकता है जी, 10 रुपए किलो बिक जाएगा आपका। हाँ। तो वो एक बिजनेस शुरू कर सकता है अपनी साइड से। तो इसमें तो बहुत संभावना है। तो सर वहाँ जो आप जॉब कर रहे थे उस समय और आप आज यहाँ खेती कर रहे हैं, 10-12 साल आपको हो गए खेती करते करते हो गए, तो आप अपनी आज इससे संतुष्ट है खेती? बिल्कुल, और ज्यादा संतुष्ट हूँ। अच्छा। हाँ मैं अपने आप को गंवा रहा था वहाँ और सबसे बड़ी बात कि मेरे परिवार को शुद्ध भोजन मिल रहा है, हम बीमार नहीं होते जी, बहुत कम होते। क्या बहुत कम बीमार होते हैं। सर ये जैविक खेती, जैसे आपने बोला कि आप बीमार नहीं होता, आपका परिवार बीमार नहीं, तो जैविक खेती की पर्यावरण में क्या योगदान है सर? ये जैविक खेती पर्यावरण में, हाँ बहुत बढ़िया है जी। पर्यावरण में योगदान ये है कि ये सब हमने इल्ली की दवाई डाल दी जी, है ना, इसके आप कुत्ते बिल्ली का नियंत्रण करते हैं जी, ज्यादा बिल्लियां हो जाएगी तो वो ठीक नहीं है, और बिल्ली चूहे का नियंत्रण करती है जी। अगर हम सारे बिल्लियों को मार डालें तो हमारे घर में इतने चूहे हो जाएंगे हम बैठ नहीं पाएंगे जी जी, ठीक है जी। अब इल्ली है जी, तो इल्ली क्या है कि चिड़िया का भोजन है जी, हाँ तंत्र है, पक्षियों का भोजन है जी। अब हमने इल्ली का अंडा ही मार दिया जी, अब वो चिड़िया कहाँ जाएगी जी, तो हमने जैव विविधता में सेंध लगा दी, हाँ है ना, चक्र चल रहा था उसको तोड़ दिया जी। तो ये हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी, जो रासायनिक डाल रहे हैं जी। ये तो जैव विविधता बनी रहेगी, चिड़िया आएगी, इतनी चिड़िया आती है हाँ। और मैं चिड़ियाओं को दाना डालता हूँ हाँ, रोज यहाँ पे घर पे। तो चिड़िया हमारे लिए बहुत जरूरी है, पक्षी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इनका तो योगदान पूरा है। और ये उनको मिल गई जगह बैठने की हाँ। है ना, अब इस पे बैठ के वो इसकी इस पे कीट भी खा जाएगी हाँ। और बीच में जो फसल है उसकी कीट भी खा जाएगी, उसका भोजन भी हो गया और अपना कीट नियंत्रण भी हो गया, वो हो गया और जैव विविधता बनी रही, हमने प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया हाँ। तो ये इसका ये फायदा है और ये होना चाहिए। हम कब तक ये करेंगे भैया, और ये क्या है कि जैसे हमने यूरिया डाला जी, तो उसमें जो वो आपका जो सुपर है जी, आपका यूरिया है, आपका पोटास है ना जी, इनको घोलने वाले जीवाणु है हाँ। है ना जी। तो यूरिया, आप कीटनाशक और यूरिया से क्या है कि वो जीवाणु मर गए जी, तो गाय के गोबर में वो सारे जीवाणु है हाँ। जो पोटास को घोलते हैं जी, फास्फोरस को घोलते हैं और आपका जो सारे जो खाद है उनको घोलते हैं। तो
दिक्कत यही आ रही है कि आपके जमीन खराब क्यों हो रही है, क्योंकि उनको घोलने वाला जीवाणु मर गए, जीवाणु मर गया है ना। जी। अब जैसे हम भोजन, जी अब रसोई में भोजन आटा है, दाल है, चावल है, हाँ। उनको नहीं खा सकते। हाँ। अगर घर में जो वो रसोई बनाने वाली है हाँ। वो पकाएगी तो हाँ, हम उसको खाएंगे। जी तो हमने खाद डाल दी, हाँ। लेकिन उसको पका के पौधों को देने वाले जीवाणु मर गए। जी हाँ, मतलब वो उसको ट्रांसफर करने तो वाला वो उसको खाद क्या- वहीं फिक्स हो गई, जी। आपकी जमीन कठोर हो गई। हाँ। बारिश का पानी जमीन में नहीं जाएगा, बह जाएगा। बह जाएगा नीचे तक। हाँ, हाँ। नीचे तक जाएगा ही नहीं। अब मैं आप आज से 30 साल पहले नाले बहते थे हमारे यहाँ, जीवित हाँ, थे। जी। क्यों थे? क्योंकि जमीन की जलधारण क्षमता बहुत। हाँ। अब और बारिश जल्दी- का पानी सब चला जाता है। हाँ। तो जब बाढ़ आ रही है, जी। पहले 10-10 दिन तक बाढ़ आती थी, जी। 15-15 दिन तक बारिश होती थी, जी। तो उतनी बाढ़ नहीं आती थी बहते। हाँ। आज जो बाढ़ क्यों आ रही है, मेरा तो मानना है जी। कि हम जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, हाँ। ये भी इसके लिए एक कारण है जी। कि ज्यादा बाढ़ आ रही है। और पानी, जमीन के जल स्तर आप देखो ना, आज से 30 साल पहले जल स्तर कहाँ था और आज हाँ, कहाँ। आज कहाँ है। हाँ, वो जो लोग बोलते थे कि हमारा कुआं दिवाली पे तो इतना भरा रहता था, हाँ। दिवाली पे टूट गया, ये कुआं कभी नहीं टूटा, 5 पहले मोटर से 100 वो टूट फीट गया। 150 फीट तो होल, आज से 15-20 साल पहले 100 फीट 200 फीट में पानी निकलता था। जी। आज अब 500-1000 हाँ, फीट। 1000 फीट पे पानी हाँ। निकलता है। तो ये कारण है इसका।